का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 की तैयारी चल रही है और इसी क्रम में जो है आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करते रहिए। और दोस्तों, यदि आपकी इच्छा एंट्रेंस टेस्ट देने की है यूपी बीएड से संबंधित, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कर हमारे मॉक टेस्टों पर जा सकते हैं और वहां पर आप अपने बुद्धि का परीक्षण कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी का परीक्षण कर सकते हैं और वहां पर आप अपनी स्कोरिंग जान सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर दोनों की वहां पर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं जब आप सबमिट कर देते हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छे क्विज़ तैयार किए हैं, आप वहां पर ज़रूर जाइए और हमें यहां पर कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो आपको कैसे लग रहे हैं और वहां पर भी बताइए कि आपको वो टेस्ट कैसे लग रहे हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज संविधान की क्लास। और संविधान में जो हमने 3 चैप्टर करा दिए हैं आपको, उसके बाद अब नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो राष्ट्रपति होगा। आज हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हमने लोकतंत्र प्रणाली आपको पढ़ाई है और लोकतंत्र प्रणाली के हमने 3 भाग आपको पढ़ाए। उसमें क्या क्या, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। तो दोस्तों, ये अंतर्गत आता है आपके कार्यपालिका के। और कार्यपालिका का यदि प्रधान कोई होता है तो वो आपका राष्ट्रपति होता है। दोस्तों, प्रधान यानी कि लोकतंत्र के अंतर्गत लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। कौन सा? एक इसे यहाँ पर बांट सकते हैं तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जहाँ पर जनता अपने राष्ट्र के अध्यक्ष को, यानी कि जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है उसे डायरेक्ट चुनती है, वहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। नेक्स्ट, यदि राष्ट्र के अध्यक्ष को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है तो वहाँ पर आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण आपका कौन हो सकता है? स्विट्जरलैंड आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो एक उदाहरण है, क्योंकि वहाँ के राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वो डायरेक्ट चुनकर आता है। और स्विट्जरलैंड में एक बात और है कि वहाँ एक समिति द्वारा चलाई जाती है, सरकार समिति द्वारा चुनाई जाती है, जो आपकी कहते हैं कि पहले आती थी, वो छोटी वाली किताब आती थी, कहा जाता था कि किस देश के 5 या 6 राष्ट्रपति होते हैं। तो स्विट्जरलैंड, उसका कारण यही है कि वहाँ पर एक समिति चलाती है, वहाँ पर इस तरीके से शासन नहीं चलता है जैसे कि यहाँ पर राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री चलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष की। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, भारत इसका एक उदाहरण है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का, क्योंकि यहाँ का जो राष्ट्र प्रमुख होता है उसका चुनाव जनता नहीं करती है, जनता द्वारा होता है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। दूसरी बात, अब मैं लोकतंत्र को बांट देता हूँ यहाँ पर 2 तरीके से। नंबर 1, संसदात्मक सरकार और दूसरी अध्यक्षात्मक सरकार। अब देखिए, संसदात्मक सरकार क्या होती है? जहाँ पर जो प्रमुख होती हैं वहाँ की संसद होती है और नियंत्रण रखती है कार्यपालिका पर, यानी कि कार्यपालिका के प्रधान पर, राष्ट्रपति पर या फिर प्रधानमंत्री पर, संसद। ठीक है, तो वहाँ होती है संसदात्मक सरकार। और अध्यक्षात्मक सरकार, जहाँ पर अध्यक्ष यानी कि राष्ट्र का प्रमुख कुछ कार्यों के लिए स्वतंत्र होता है वहाँ की संसद से, तो वो होता है अध्यक्षात्मक सरकार। अध्यक्षात्मक सरकार की हम बात करते हैं तो अमेरिका इसका एक उदाहरण हो सकता है, अमेरिका, क्योंकि वहाँ का राष्ट्रपति संसद से कुछ नियमों के तहत, कुछ विधियों के तहत, कुछ सब्जेक्टों के तहत जो है स्वतंत्र है वहाँ की संसद से। कांग्रेस बोलते हैं अमेरिका की संसद को। और यदि भारत की बात करते हैं तो भारत में संसदात्मक सरकार है, भारत इसका एक उदाहरण हो सकता है। और यहाँ का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन उसकी सहायता के लिए प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियाँ होती है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होने के बावजूद भी वो जवाबदेही है उसकी, किसके प्रति? संसद के प्रति जवाबदेही है। इस तथ्य को हम एक परिवार, दोस्तों, भारतीय कार्यपालिका को हम एक परिवार के रूप में भी समझ सकते हैं। परिवार के रूप में कैसे समझेंगे? तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, सबसे पहले राष्ट्रपति जो है आपका सबसे ऊपर आता है भारत में, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद संसद और फिर अन्य मंत्री। तो दोस्तों, यहाँ पर यदि हम देखते हैं राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति की सिचुएशन इस प्रकार होती है जिस प्रकार आपके घर में दादाजी की होती है। दादाजी सभी कार्यों के प्रमुख माने जाते हैं, परंतु वास्तविक शक्ति नहीं उनके पास होती है,
किससे रिलेशन रखना है, किससे नहीं रखना है, लड़की का रिश्ता कहाँ पर करना है, लड़के का रिश्ता कहाँ पर करना है, सभी कार्यों में किसे आगे किया जाता है, दादाजी को किया जाता है। लेकिन वास्तविक कार्यकर्ता जो होता है वो आपका प्रधानमंत्री यानी कि आपके पापा जी होते हैं। पापा जी की क्या कंडीशन होती है हम देख सकते हैं यहाँ पर, जो प्रधानमंत्री की होती है, कहाँ से क्या लेना है, कहाँ से क्या नहीं लेना है, सभी सिचुएशन, सभी रिश्ते जो कनेक्ट करते हैं प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन बाद में दादाजी को आगे कर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम संसद की। जो स्थिति देश में है वही एक परिवार में स्थिति होती है माँ की। माँ अपने कार्यों, जो कह सकते हैं कि पावर में कुछ नहीं है, संसद उसी प्रकार, जिस प्रकार देश में संसद पावर में नहीं है उसी प्रकार घर में माँ पावर में नहीं है। लेकिन अपनी सी पर आ जाए तो कह सकते हैं, अपनी सी पर आ जाए तो माँ कवर कर लेती है किसे, पिताजी को भी और दादाजी को भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अन्य मंत्रियों के। तो अन्य मंत्री होते हैं आपके भाई जैसे एक परिवार में भाइयों की स्थिति होती है कि बड़ा भाई जो होता है वो क्या होता है, सबसे प्रमुख उसकी चलती है। जो बड़ा भाई होता है वो क्या होता है, आपका प्रधानमंत्री कह सकते हैं, या फिर जो है आपके सहायता करने के लिए किसके, पापा जी के, आपके पापा जी की सहायता करने के लिए भाई की स्थिति होती है। उस प्रकार देश में अन्य मंत्रियों की स्थिति होती है प्रधानमंत्री की सहायता करने के लिए और घर में अन्य की सहायता करने के लिए। तो इस कंडीशन से भी आप भारतीय कार्यपालिका को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति का अनुच्छेद की हम बात करते हैं। पहले हम भाग की बात कर लें। भाग, तो राष्ट्रपति कौन से भाग में है, हमने पिछली बार भी आपको पढ़ाया है कि भाग 5 में जो है आपकी कार्यपालिका है। कार्यपालिका यानी संघ की कार्यपालिका, क्या भाग में है आपकी संघ की कार्यपालिका। और अनुच्छेद, संघ की कार्यपालिका का अनुच्छेद की हम बात करते हैं तो 52 से 151 तक संघ की कार्यपालिका चलती है। इसके अंतर्गत आपके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और जो है अन्य मंत्री, कैबिनेट जो है इसी के अंतर्गत जो है हम वित्तीय लेन देन सब टोटल संघ का इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भाग भी आपको याद रखना है और अनुच्छेद भी आपको याद रखने हैं। अब राष्ट्रपति के अनुच्छेद की बात करते हैं तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कहता है अनुच्छेद 52। क्या कहता है, अनुच्छेद 52, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। उसकी योग्यता का निर्धारण कौन करेगा, उसकी योग्यता जो होगी वो अनुच्छेद 58 में होगी। अनुच्छेद 58, ठीक है, ये है उसकी योग्यताओं के बारे में, यानी कि उसकी योग्यता क्या होंगी, राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या होंगी। तो दोस्तों योग्यता की हम बात करते हैं। सबसे प्रथम नंबर 1 तो नागरिक, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिकता, ठीक है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 तो 35 वर्ष की अवस्था जो है पार की हुई होनी चाहिए, यानी कि 35 वर्ष की अवस्था से 35 वर्ष से अधिक उनकी आयु होनी चाहिए। नंबर 3 योग्यता की हम बात करते हैं तो तीसरी योग्यता है कि लोकसभा अथवा राज्यसभा सदस्य होने की योग्यता रखता हो। सदस्यता लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य होने की योग्यता। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ एक बात कि सदस्य होना, यहाँ पर जो योग्यता के बारे में कहा गया है ये नहीं कहा गया है कि सदस्य होना चाहिए। सदस्य होने की योग्यता, केवल योग्यता के बारे में यहाँ पर है कि जो योग्यता लोकसभा या अथवा राज्यसभा सदस्य होने की होती है वही एक कह सकते हैं राष्ट्रपति होने की सदस्य होनी चाहिए। और यदि हम बात करें कि वह सदस्य नहीं होना चाहिए लोकसभा का अथवा राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी कि वो एक ना तो एमपी हो सकता है, ठीक है, यदि वह एमपी है तो वो उसे पहले ही छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ही एमपी का पद उसे छोड़ना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम तो 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदित और 50 सदस्यों द्वारा जो देखिए 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए उनका नाम, और 50 सदस्यों द्वारा जो है प्रस्तावित भी होना चाहिए। 50 सदस्यों द्वारा जो है प्रस्तावित भी होना चाहिए। और यदि हम चौथी बात करते हैं तो 15,000 रुपये जमानत राशि उनके लिए रखी जाती है, और ये 1/6 वोट ना मिलने पर जो है जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। तो ये थी योग्यता जो भारत के राष्ट्रपति के लिए होनी चाहिए। नंबर 1 नागरिकता,
भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की अवस्था पूरी कर चुका हो, लोकसभा अथवा राज्यसभा होने की योग्यता रखता हो, 50 सदस्य द्वारा अनुमोदित और 50 द्वारा प्रस्तावित हो, और कह सकते हैं 15,000 रुपये जमानत राशि उन्हें देनी होगी, और 1/6 यदि वे नहीं प्राप्त करते हैं तो ये राशि जो है उनकी जब्त कर ली जाएगी। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद। तीसरी आपका तथ्य जो है वो है निर्वाचन की रीति, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है, किस तरीके से इसे अपनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल सक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। देखिए एक बार फिर मैं दोहराता हूँ कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल सक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 शब्द जो है आपको समझने बहुत ज़रूरी हैं, तब जो है आप समझ सकेंगे राष्ट्रपति के चुनाव। सबसे पहले अप्रत्यक्ष क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जहां पर जनता डायरेक्ट चुनाव यानी कि डायरेक्ट वोट करती है, जिसमें प्रतिनिधि को जनता चुनती है, अपने आप वोट डाले जाते हैं बिल्कुल जनता द्वारा, तो वहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव होता है, वे प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। लेकिन जहाँ जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है वहाँ अप्रत्यक्ष वोट होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से यदि हम चुने जाने की बात करें तो सभी एमपी जो मनोनीत नहीं होते हैं, कह सकते हैं ज़्यादातर लोकसभा के सदस्य जो चुने जाते हैं वो ज़्यादातर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं, और राज्यसभा के जो एमपी होते हैं वो ज़्यादातर कैसे चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जनता उसमें वोट नहीं करती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी जनता वोट नहीं करती है, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। दूसरी बात आई है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, ये क्या है। तो देखिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का यहाँ पर मतलब है जिस अनुपात में, देखिए 2 निर्वाचक मंडल में मैंने आपको बताया है कि संसद के निर्वाचित सदस्य यहाँ पर वोट डालेंगे, और दूसरा डालेंगे कौन, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों संसद की यदि हम बात करते हैं तो संसद में कुल सांसदों की संख्या जितनी सांसदों की संख्या होगी उसके बराबर ही, देखिए यहाँ पर इस तरीके से कर लेंगे हम, माना ये एक क्या है तराजू है, तो यहाँ पर संसद की जितना भार होगा, संसद के सदस्य का जितना भार होगा उतना ही विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का भार होगा, यानी ये दोनों जो है आपकी तुला पर बराबर रहनी चाहिए, ये सुई जो है बिल्कुल बराबर रहनी चाहिए। ये होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, यानी कि दोनों का अनुपात जो है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। इतने ही मूल्य का वोट सांसदों के मूल्य का वोट उतना ही होना चाहिए जितना विधानसभा के, यानी कि पूरी विधानसभा ले जाएंगे। इसमें 29 विधानसभा हैं भारत में, और 2 जो हैं आपके केंद्र शासित में विधानसभाएं हैं, तो उन्हें भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। कुल 31 विधानसभाओं के मत का मूल्य उतना होना चाहिए जितना आपका संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य। तो ये है आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, यानी कि दोनों का अनुपात जो है वो बराबर रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं एकल सक्रमणीय मत प्रणाली। तो दोस्तों एकल सक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है, इसमें मैं आपको बताऊं। दोस्तों जिस प्रकार भारत में चुनाव होते हैं उसमें बहुत सारी वोट जो है खराब हो जाती हैं, और अधिकतर वो कह सकते हैं वो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं जिन्हें बहुत कम संख्या में वोटर पसंद करते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं कि माना 100 व्यक्ति कहीं पर वोट डालते हैं तो 100% व्यक्ति ज़्यादातर देखा जाता है वोट डालते हैं, और सत्ता में आई हुई पार्टी ज़्यादातर जो होती हैं वो 40% वोट पर सत्ता को प्राप्त कर लेती हैं। जबकि यदि उन्हें यहाँ पर एक चीज़ देखा जाए कि कितने मेंबरों ने उन्हें नकार दिया है, यानी कितने वोटरों ने उन्हें नकारा है, तो वो कितने होते हैं 60% जो है उन्हें नकार देते हैं। तो इस प्रकार से जो चुना जाता है ये केवल अल्पमत की सरकार कही जाती है, अल्पमत, क्योंकि अधिकतर ने उन्हें नहीं चुना है। तो यहाँ पर एकल सक्रमणीय मत प्रणाली में जो होता है यहाँ पर वोटर वरीयता देते हैं सभी कैंडिडेट को, कह सकते हैं जैसे कि माना यहाँ पर आपकी बीजेपी, कांग्रेस, एसपी और बीएसपी, माना ये 4 पार्टी हैं। यहाँ पर उदाहरण से आप समझ सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से।
माना ये 4 पार्टी हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको जब आप वोट डालने जाएंगे तो वोटर को यहाँ पर वरीयता देनी होती है सभी पार्टियों के कैंडिडेट को। सभी पार्टियों के कैंडिडेट को यहाँ पर कैंडिडेट के लिए वोट डाली जाती है। तो कैंडिडेट ही यहाँ पर आप क्या कैंडिडेट को लेकर भी समझ सकते हैं कि बीजेपी को मेरा सर्वप्रथम मेरा वोट जो है वो बीजेपी को है, दूसरा मेरा कांग्रेस को है, तीसरा मेरा किसे है, एसपी को है, और चौथा मेरा किसको है, बीएसपी को। तो इस तरीके से वरीयता देनी होती है। तो उसमें क्या होता है, यदि बीजेपी का कैंडिडेट पीछे रह जाता है, अब देखिए यदि यहाँ पर कुल, यहाँ पर समझ सकते हैं कुल 100 वोट थी वहाँ पर, और बीजेपी सभी को कितनी मिली, यदि बीजेपी के कैंडिडेट की हम बात करें तो 15 वोट बीजेपी के कैंडिडेट को वहाँ पर प्राप्त होती हैं। कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस को वहाँ पर जो है 50 वोट मिली, और एसपी की बात करें तो वहाँ पर लगभग जो है आपका 15 ही वोट उन्हें मिली, और बीएसपी की बात करें, बीएसपी तो यहाँ पर आपको जो है 20 वोट। तो इस तरीके से जो है वहाँ पर वोट प्राप्त हुई। तो आपने देखा कि सबसे नीचे जो कैंडिडेट रहेगा, सबसे नीचे जो कैंडिडेट रहेगा, माना यहाँ पर हम जो मान लेते हैं कि इनकी जो है 14 वोट थी और इनकी 16 वोट थी, तो यहाँ से सबसे निचला कैंडिडेट जो है, सबसे निचली पार्टी जो है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, उसकी जो वोट की गणना है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, और उसकी वोट की जो है गिनती वो यहाँ पर चालू हो जाएगी, यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगी। यानी कि जिस प्रतिनिधि ने, जिस वोटर ने कांग्रेस को चुना है दूसरे नंबर पर, तो उसकी वोट जो है जिन्होंने पहले नंबर पर बीजेपी को चुना था और दूसरे पर कांग्रेस, तो कांग्रेस को उनकी वोट चली जाएगी और कांग्रेस जो है 50 से बढ़ जाएगी, यानी कि कांग्रेस यहाँ पर सेलेक्टेड हो जाएगी। ये होती है एकल संक्रमणीय पद्धति। यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट, कोई भी पार्टी जो है 50% से ऊपर ही चुन कर आती है, इससे नीचे नहीं आती है। तो ये कहलाती है एकल संक्रमणीय पद्धति। यहाँ पर जो है वोटर को क्या करना होता है, प्रतिनिधि को वरीयता देनी होती है, और उस वरीयता के अनुसार ही प्रतिनिधि चुना जाता है।